नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग पर बात करेंगे और ये दो पार्ट में टॉपिक पूरा होगा। तो आपका द स्मार्ट एजुकेशन में फिर स्वागत है। इस क्लास में सीधी जो काम काम की बातें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, नो बकवास होता है। तो देखें गांधी युग, और ये जो टॉपिक है ये एनटीपीसी, एसएससी, सीटीएट, एचटेट, राजस्थान सीईटी इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना होती है। तो इसको समझते हैं आराम से। तो देखिएगा, गांधी युग। तो देखें, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। तो ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और यहां गड़बड़ होता है जी, छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये बहुत बढ़िया गलत होते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है जी। मोहनदास करमचंद गांधी तो खुद महात्मा गांधी का नाम है, तो ध्यान रखें पिता का नाम करमचंद गांधी है। अब गांधी ने क्या किया जी, गांधी ने 1883 ईस्वी में 1887 ईस्वी में इसने 10वीं परीक्षा पास की। 1891 ईस्वी में इसने बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त कर ली। बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में गांधी जी 1893 ईस्वी में कहां पर गए, दक्षिण अफ्रीका गए। तो पूछा जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए। और इसका एक क्लाइंट था, उसका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। लेकिन वहां पर भी, दक्षिण अफ्रीका में भी काले और गोरों में क्या होता था, भेदभाव होता था। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए गांधी जी गए तो दक्षिण अफ्रीका एक क्लाइंट का केस लड़ने, लेकिन उस भेदभाव को मिटाने के लिए वो वहीं पर रहे और भारत वापस कब आए, 1915 ईस्वी में। भारत कब आए जी, 1915 ईस्वी में। 7 और 15, 22 साल बाद में महात्मा गांधी भारत आए थे। अब देखें, ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो देखें महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया जी, महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, 1893 में, जबकि भारत कब लौटे, 1915 ईस्वी में। जबकि स्वदेशी आंदोलन तो कब हो गया, स्वदेशी आंदोलन हुआ जी 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ जी। भाई स्वदेशी आंदोलन तो हो गया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया जी, बंगाल का विभाजन। और मेरे भाई, बंगाल का विभाजन भी कब हुआ, 1905 में। और बंगाल का विभाजन यानी बंगाल के कितने टुकड़े कर दिए गए, 2 टुकड़े कर दिए गए। और बंगाल का विभाजन किया किसने था उस समय, लॉर्ड कर्जन था। कौन था जी, लॉर्ड कर्जन। तो ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। और बंगाल का विभाजन किया किसने है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया है। देखें, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहे हैं गवर्नर जनरल। तो ये पूछा जाए
कि इसका लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है, 1899 से 1905, और इसने बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन किया तो भारतीयों ने मिलकर के कौन सा आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, सभी भारतीय एक जगह हुए और उन्होंने नारा दिया कि हम बंगाल को एक रखेंगे, बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। और स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हुआ। तो ये पूछा जाए कि वंदे मातरम गीत कौन से आंदोलन में लोकप्रिय हुआ, तो वंदे मातरम गीत लोकप्रिय स्वदेशी आंदोलन में हुआ। और वंदे मातरम करते करते सभी भारतीय हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे इस प्रकार के नारे लगाने लगे। एक देखें, स्वदेशी आंदोलन में ही राखी महोत्सव प्रारंभ किया गया, यानी आपस में एक दूसरे को हिंदू मुसलमानों ने राखी बांधी कि हम एक बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। और राखी महोत्सव किसने प्रारंभ किया था जी, राखी महोत्सव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ किया। तो ये पूछा जाए कि राखी महोत्सव किसने प्रारंभ किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारतीय लोग इसका विरोध करते रहे। तो देखें, जब भारतीय लोग विरोध करते रहे तो आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन क्या किया गया जी, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। तो ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन हुआ तो कब था, तो बंगाल का विभाजन तो मेरे भाई 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया, 1905 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड होर्डिंग थे, लॉर्ड होर्डिंग। तो ये पूछ लिया जाए कि जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड होर्डिंग थे। अब देखें, 1907 ईस्वी में मेरे भाई क्या होता है, 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का तो नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी विश्व की पुरानी पार्टियों में से एक है। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। तो ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी कब बनी, तो कांग्रेस पार्टी 1885 ईस्वी में बनी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, ए ओ हुम। तो ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में हुई। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, ए ओ हुम। अब जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो इसका प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ, तो कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। और जिसकी अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनी, हर वर्ष इसके क्या होते थे, अधिवेशन होते थे। जैसे 1885 में मुंबई में हुआ, इसी प्रकार हर वर्ष इसके अधिवेशन होते थे। तो इसका एक अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ, 1907 ईस्वी में। और जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ, सूरत में हुआ। और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। तो ये पूछा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस में। और इस सूरत अधिवेशन में मेरे भाई कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी कितने भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। एक थे गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल के नेता कौन थे जी, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, यानी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल,
यानी गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। अच्छा, और नरम दल के जो बच गए वो थे। अब इनमें क्या था फर्क? ये था गरम दल वाले क्या चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, जबकि नरम दल वाले क्या चाहते? नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज यहीं रहे और हम उनके नीचे रह करके काम करें। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी सूरत अधिवेशन में कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। तो ये पूछें कि कांग्रेस पार्टी का 2 भागों में विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मेरे भाई किसने की है? रास बिहारी बोस ने की है। अब देखें 1909 में क्या होता है जी, ध्यान से देखें। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो थे गवर्नर जनरल। कौन थे जी? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कब से कब तक रहे हैं? 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक। तो लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल 1905 से 1910 ईस्वी के बीच रहे। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? उन्होंने, अंग्रेजों का काम था फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों का काम क्या था जी? फूट डालो और राज करो। इसीलिए तो वो इतने दिन भारत में टिके रहे। तो फूट डालो राज करो के तहत उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लागू कर दी। अलग से निर्वाचन पद्धति लागू कर दी। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति क्या कर दी? लागू। इसका अर्थ क्या है कि उन सीटों पे खड़े भी कौन होंगे? मुस्लिमी। और वोट भी कौन डालेंगे जी? मुस्लिमी। तो इसलिए मुस्लिमों ने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। क्यों? मुस्लिमों ने सोचा कि ये तो अंग्रेज तो ठीक है कि इन्होंने हमारे लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लागू कर दी। तो ये पूछा जाए कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लागू किसने की? लॉर्ड मिंटो ने। और इसमें क्या था अलग से निर्वाचन पद्धति का? कि उन सीटों पे खड़े भी मुस्लिम ही होंगे और वोट भी मुस्लिम देंगे। देखें आज भी हैं, सीटों का आरक्षण तो है, लेकिन होता क्या है कि भाई उन सीटों पे खड़े मुस्लिम होते हैं लेकिन वोट सब डालते हैं, ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं था। अब देखें 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है, मैंने बता दिया। 1913 में लाला हरदयाल थे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो ये पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है जी। कहां पर है? अमेरिका में। तो ये पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। और किसने की है जी? लाला हरदयाल। अब देखें महात्मा गांधी भारत कब आ गए जी? 1915 ईस्वी में। जबकि अफ्रीका गए कब थे? 1893 ईस्वी में। कब गए थे साहब? 1893 में। अब देखें महात्मा गांधी भारत के थे लेकिन अफ्रीका में जाकर के गलत नीतियों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जब अफ्रीका में गलत चीजों का विरोध कर सकते हैं तो फिर भारत में तो वो करने ही थे। इसलिए गांधी जी भारत आ गए और भारत आने के बाद में उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण कहां पर है? बिहार में प्रथम सत्याग्रह किया। तो ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किया? 1917 में। और कहां पर किया? चंपारण में। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? वैसे तो सीधा सा अर्थ तो क्या है? सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। लेकिन इसका राजनीति विज्ञान की दृष्टि से मैं इसका अर्थ बताऊं, स्वयं कष्ट झेलते हुए दूसरे के हृदय को परिवर्तित करना क्या कहलाता है जी? सत्याग्रह कहलाता है। तो ये पूछा जाए सत्याग्रह का अर्थ क्या है कि स्वयं कष्ट झेलते हुए दूसरे के हृदय को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। यानी स्वयं को कष्ट हो जाए लेकिन
जो विपरीत हैं उन लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसने 1918 में अहमदाबाद में आंदोलन किया जी, और उसके बाद में इन्होंने खेड़ा में आंदोलन किया। तो ये इनका कर्म भी है, पहले चंपारण में, फिर अहमदाबाद में, और फिर खेड़ा में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। एक देखें, जो कांग्रेस पार्टी थी 1916 ईस्वी में, जो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें पार्टी कितने भागों में बट गई थी मेरे भाई? उसमें पार्टी दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। तो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पार्टी फिर एक हो गई, यानी गरम दल व नरम दल दोनों एक हो गई। तो ये पूछा जाए कि गरम दल व नरम दल दोनों पार्टियां कब एक हुई, तो लखनऊ में, और लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अब साहब अंग्रेजों ने क्या किया साहब? अंग्रेजों ने 19 मार्च 1919 ईस्वी को अंग्रेजों ने क्या किया कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट कानून बनाया। रोलेक्ट एक्ट, जिसको कहते हैं काला कानून। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो ये पूछा जाए कि रोलेक्ट एक्ट कब बना? 19 मार्च 1919। और इसको काला कानून क्यों कहते हैं जी? इसके पीछे कारण है, इसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी नो अपील, नो दलील, नो वकील। इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, बिना कारण बताए शक के आधार पर गिरफ्तार करते थे जी। ये कानून बनने के आधार पर उसने अपराध भी नहीं किया है, लेकिन वो क्या कहते थे कि अपराध तो नहीं किया इसने, लेकिन ये कभी भी अपराध कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। और उसके बाद नो अपील, आप अपील नहीं कर सकते, दलील नहीं दे सकते, और कोई वकील नहीं कर सकते, अरे बता तो सर मैंने किया क्या है, और उसकी कोई जमानत नहीं होती। तो ये काला, इसलिए इस कानून को क्या कहते हैं? काला कानून। अब देखें, जब इन्होंने ऐसा किया तो इस कानून के तहत दो व्यक्ति थे जी। एक सतपाल नाम का व्यक्ति था और एक सैफुद्दीन किचलू नाम का व्यक्ति था। एक सतपाल नाम का व्यक्ति था और एक सैफुद्दीन किचलू नाम का व्यक्ति था। इन दोनों को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, और इनका कोई कसूर भी नहीं है, इन्होंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन इनको शक के आधार पर इस कानून के तहत क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो सभी भारतीयों ने सोचा ये तो गलत काम है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सभी भारतीय लोग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में क्या हुई है जी? इकट्ठा हुई। तो ये पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ जी? 13 अप्रैल 1919 को। देखें, जलियांवाला बाग इसका नाम इसलिए है, कोई जली नाम का व्यक्ति था, उसकी संपत्ति थी, इसलिए इसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। देखें, 13 अप्रैल 1919 को क्या था जी? वैसाखी का दिन था साहब। किसका दिन था? वैसाखी का। और उस दिन वहां पर, और जलियांवाला बाग है कहां पर? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब, और अमृतसर पंजाब में ही गोल्डन टेम्पल भी है, गोल्डन टेम्पल। तो देखें, तो अमृतसर पंजाब में वैसाखी के दिन क्या लगता था? मेला लगता था। अब देखें, मेला लगता था तो सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब कहाँ जा रहे थे? मेले में। और भारतीय लोग कहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। तो इसलिए जो मेले में जाने वाले लोग हैं, उन्होंने सोचा इधर क्या हो रहा है, चलो अपन भी चल के देखते हैं। तो वो लोग भी आ गए,
और जब वो सब लोग आ गए तो जलियांवाला बाग में आने जाने का रास्ता मेरे भाई कितना है, एक है। जब सब लोग उसके अंदर इकट्ठा हो गए तो उस समय डायर था, जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या किया जी, उस जलियांवाला बाग के गेट को बंद करवा दिया और चारों तरफ पुलिस थी। और जनरल डायर ने गोली चलाने के क्या दे दिए, आदेश दे दिए। और वो गोलियां तब तक चलती रही जब तक एक एक भारतीय को छल निर्णय कर दिया गया हो। कुछ लोग जान बचाने के लिए, उसमें कुआं है उसमें कूद गए, लेकिन मेरे भाई जब कुएं में कूदेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वहां पर भी कोई नहीं बचा। तो ये पूछा जाए कि जलियांवाला बाग कहां पर है, अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश किसने दिए, तो जनरल डायर ने दिए। और 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, वैसाखी का दिन था। तो इसमें काफी लोग मारे गए। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी जी, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। कौन से हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी जी। क्यों दी थी, क्योंकि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध मैंने बताया भी है पहले भी, दोबारा बता दूं। प्रथम विश्व युद्ध मेरे भाई बहुत बढ़िया है, 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में मित्र राष्ट्र वह केंद्रीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। तो इस युद्ध में महात्मा गांधी ने, यानी भारतीयों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। तो उसमें साथ देने की एवज में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी, केसरे हिंद की उपाधि। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कांड किया तो महात्मा गांधी ने उनके द्वारा दी गई उपाधि केसरे हिंद की उपाधि को क्या कर दिया साहब, लौटा दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। एक आता है जी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक देखें, इसकी जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी बनाई थी जी, हंटर कमेटी। तो ये पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया था, हंटर कमेटी का गठन किया। और यह भी कब बनी थी, 1919 ईस्वी में ही हंटर कमेटी बनाई गई। अब आता है जी खिलाफत आंदोलन। देखें, खिलाफत आंदोलन को मैं समझाता हूं। प्रथम विश्व युद्ध, आराम से समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। अब देखें, भारत तो किधर से लड़ रहा है, ब्रिटेन की तरफ से। इधर मित्र राष्ट्र हैं और उधर कौन है जी, केंद्रीय शक्तियां। तो दूसरी तरफ कौन है मित्र राष्ट्र में, तो आपको मालूम है ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब थे। और केंद्रीय शक्तियों की तरफ इधर था एक राष्ट्र तुर्की, जिसे टर्की कहा जाता है। और टर्की में एक पद होता था जिसका नाम क्या था जी, खलीफा। टर्की में एक पद होता था जिसका नाम क्या था, खलीफा। इस खलीफा पद का भारतीय मुस्लिम लोग सम्मान करते थे। तो इस जो खलीफा पद था, इसका भारतीय मुस्लिम लोग भी क्या करते थे जी, सम्मान करते थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़े हैं, तो भारतीयों ने कहा ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब टर्की हारे तो जो खलीफा का पद है उसको आप लोग क्या नहीं करोगे, समाप्त नहीं करोगे। तो अंग्रेज तो धोखेबाज थे जी, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है साहब, ऐसा ही हो जाएगा। और जब टर्की हारा तो उन्होंने खलीफा के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने
कौन सा आंदोलन चलाया जी? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के दो नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था मेरे भाई? इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो इसका एम था, उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। तो मैं शायद समझ रहा हूं खिलाफत आंदोलन समझ में आया होगा। अब देखें, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में, वैसे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें 1921 ईस्वी लिख रखा है, 1 जनवरी 1921। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो ये पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। और किसने शुरू किया जी? महात्मा गांधी। असहयोग का अर्थ क्या है? यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। भारतीयों का ये समझना था कि अंग्रेज लोग इसलिए डटे हुए हैं कि अपन लोग इनका क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। यदि अपन लोग इनका साथ देना क्या कर दें? बंद कर दें, इनका सहयोग करना बंद कर दें, तो अंग्रेज लोग अपने आप ही यहां से निकल जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया जी? असहयोग आंदोलन। लेकिन आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी किसके पुजारी थे जी? अहिंसा के। अहिंसा का अर्थ होता है कि प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, लेकिन वो आंदोलन कैसा होना चाहिए? शांति प्रिय होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अब ये आंदोलन सही चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन गड़बड़ हो गया साहब। बात है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की, और स्थान है चोरा चोरी, जो कहां पर है? गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है जी। यहां पर क्या था जी? 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस थाना था, और उसमें 21 पुलिस वाले थे। उस थाने को चारों तरफ से घेर करके, और उस थाने को क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई। और उसमें जो भी पुलिस वाले थे वो सभी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो अब जब ये हो गया तो मेरे को बताओ, ये तो क्या हो गई साहब? हिंसा हो गई। जबकि गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। तो जब महात्मा गांधी को इस बात का मालूम चला, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बारदोली, गुजरात, बारदोली कहां पर है? गुजरात। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो ये पूछा जाए कि चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। और चोरा चोरी स्थान कहां पर है? गोरखपुर, यूपी में है। इसी प्रकार एक पार्टी है जी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी, और इसके दो प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू नहीं है जी, मोतीलाल नेहरू है, वह चित्तरंजन दास। तो पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1923 को हुई है। और इसके दो प्रमुख लीडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू व CR दास, यानी चित्तरंजन दास। अब सुनो जी, 1924 की घटना बताता हूं मैं आपको। देखें, कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। कांग्रेस पार्टी बनी थी जी
1885 में। और इसके हर वर्ष अधिवेशन होते थे, हर साल इसके अधिवेशन होते थे। तो इसका एक अधिवेशन 1924 में हुआ था। कहां पर? बेलगांव कर्नाटक। कहां पर हुआ था जी? बेलगांव कर्नाटक में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की है जी? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो कब? 1924 ईस्वी में, बेलगांव कर्नाटक। तो देखें, आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए इसी टॉपिक के साथ कल एक नई क्लास में। धन्यवाद।